आज हम प्रयोजन आईएएस की तरफ से प्रयोजन पब्लिकेशन की एक बुक आई है, स्पेशली बिहार पीसीएस और बिहार के अन्य एग्जामों से रिलेटेड, बिहार अप टू डेट या बिहार क्विक रिवीजन। इसके बारे में आज आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मुकुल सर देंगे। प्लीज मुकुल सर आइए और थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद उदय सर। तो आज की जो चर्चा है प्रयोजन आईएएस के इस मंच पे, वो बिहार बीसीएस पे चर्चा होगी। और बिहार बीसीएस पे बात हम करेंगे क्योंकि जो किताब मैंने लिखी है बिहार अप टू डेट, और इस किताब का ये चौथा संस्करण है। तो ये चौथा संस्करण जो है, इसके बारे में पूरी तरह से, जैसे आपको पता है कि 14 फरवरी को आपको बीपीएससी पीटी देना है, तो 12 फरवरी को पीटी देना है। और 12 फरवरी को लेकर जो हमारे पास पूरी किताब का जो पीडीएफ है, इसकी चर्चा फटाफट रिवीजन करेंगे हम। तो इस फटाफट रिवीजन में 12 फरवरी को टारगेट करते हुए हमारा फोकस होगा कि कैसे हम आपको जो महत्वपूर्ण इसमें से टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उसकी चर्चा करते जाएंगे हम। तो आज के पूरे इस डिस्कशन में हमारा पूरा फोकस 12 फरवरी पीटी को लेकर, बिहार बीसीएस को लेकर होगा। आप जानते ही हैं कि बिहार में 150 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। पहली बार नेगेटिव मार्किंग लाया गया है बीपीएससी में। और दूसरी बात है कि बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे कि 150 में 25 से 35 तक पूछे जाते हैं। इसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस बार बीपीएससी को लेकर जो बिहार स्पेशल में जो हम चर्चा करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो इस किताब का ही पीडीएफ, जो हमारी लिखी हुई किताब है, आज उसके पीडीएफ के बारे में लगातार पीडीएफ से आपको हम अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले किताब है बिहार अप टू डेट, जो प्रयोजन पब्लिकेशन से आई हुई है, और मेरे साथ राजीव दुबे सर, दोनों लोग मिल के लिखा है। अब इस किताब में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण इसका आकर्षण है, जो भी चर्चा हम करेंगे उसमें मैपिंग के तहत प्रस्तुति है। ये लगातार चौथा संस्करण है और ये बहुत ही अलग तरीके से इसमें नए नए चीज़ों को जोड़ा गया है। तो ये मैपिंग से, फ्लो चार्ट से इसका प्रयोग करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो एकदम डिटेल, जो नया है, सबसे नया, उसकी भी चर्चा है। साथ में हम जो तुलनात्मक अध्ययन है डेमोग्राफी का, उसके बारे में बताएंगे। जनगणना को लेकर भारत और बिहार दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, अलग अलग पॉइंट को लेकर इसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये स्पेशल इसका आकर्षण है। और फटाफट रिवीजन जिसे कहते हैं, मैं चर्चा करता जाऊंगा। तो इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण, किताब को तैयार करने में कुछ अच्छे मित्रों का भी, जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अधिकारी हैं, बिहार में अधिकारी हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, उन लोगों का भी इसमें सलाह, उन लोगों का सुझाव इस किताब में रहा है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो इस तरीके से ये जो किताब है, इसमें अलग अलग चैप्टर में कम से कम 25 चैप्टर ऐसे हैं, जो इसकी 20 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए मैपिंग है। मैपिंग अगर एक बार आप समझ गए, एक बार मैपिंग, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बिहार का मैपिंग में कितने जिले हैं, अगर 38 जिले हैं तो कौन जिला उत्तर में सबसे पहले, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो ये मैपिंग है। इसमें मैपिंग के अलावा जो एक अवलोकन, पूरा फोकस मैंने किताब में पहला ये काम किया है कि मैपिंग के संग संग एक अवलोकन, खासतौर से इस किताब के 4-5 ऐसे पेज हैं जो आपके कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये मैपिंग में अवलोकन है। इस अवलोकन को अगर देखा जाए, मैप जो आपके सामने दिख रहा है, इस मैप में अलग अलग जो क्वेश्चन अभी तक 67 बीपीएससी पीटी तक आ चुका है, उन तमाम क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। कहीं से भी आपको एक बार अगर आप मैपिंग करेंगे, देखेंगे, तो बहुत सारे जो आपके अनुभव, जो ये पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे यहाँ मिलेंगे। अगर देखा जाए कि बिहार में कितने जिले हैं, बिहार का सबसे उत्तरवर्ती पश्चिम चंपारण जिला है, तो इस मैप से बहुत सारे प्रश्न सीधे आपको मिल जाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैप के अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी प्रस्तावना। तो बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उसका एक साथ कलेवर,
एक साथ कलेक्शन है इस किताब में। और सबसे अच्छी बात कि जो जैसे 64वीं बीपीएससी पीटी में पूछा था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। तो ये टोटल जितने भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसकी चर्चा हम देख सकते हैं। तो 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है। और ये भी पूछा गया है कि पहली बार स्वतंत्र राज्य के रूप में, प्रदेश के रूप में बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको ध्यान रखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से बीपीएससी में जो इसमें जो दिया है, जैसे राज्य के प्रत्येक चिन्ह है तो आसान, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर सीधे पूछता है प्रश्न तो एक साथ आपको एक साथ समाहित है। जैसे एक बार पूछ दिया है कि राज्य का अद्वितीय, जिसे बोलते हैं यूनिक महापर्व कौन है, तो आप जानते भी हैं कि छठ है, महापर्व छठ है। लेकिन संग संग इसमें राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन है, जैसे सोमेश्वर हो गया। तो इस तमाम जो क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, बिहार का भौगोलिक परिचय, जो बिहार का भौगोलिक परिचय के साथ साथ बिहार का क्षेत्रफल, और ये भी मैंने इसमें इस किताब की सबसे अच्छी खासियत है कि बिहार के क्षेत्रफल या बिहार का पूरा डेमोग्राफिक जोग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ भारत के साथ मैंने तुलना की है। दोनों चीजें एक साथ है। ये एक तरह से आपको एक साथ डाटा पढ़ेंगे कि अगर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अगर भारत का क्षेत्रफल है, तो बिहार में 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। इसी प्रकार से जनगणना भी देख लीजिए, अगर 10, 40, 99, 452 भारत का है, तो 12, 10, 56, 95, 73 ये भारत का है, तो 10, 40, 99, 452 बिहार का है। तो इस 2011 के जनगणना के तहत जो डाटा है वो एक साथ कलेक्शन में, इस बात का ध्यान रखना है, जो सीधे आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके साथ बिहार का जनसंख्या घनत्व, इससे क्वेश्चंस जो इस बार 1106 अगर बिहार का है तो 382 भारत का है। तो तुलनात्मक तरीके से दोनों चीजों का तुलनात्मक अध्ययन है। तो 12 फरवरी को जब इसका पीटी आप देंगे तो बिहार विशेष को महत्व देना जरूरी है, क्योंकि 25 से 35, 36 तक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न अलग अलग तरीके से सब में समाहित होता है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में। एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पेशल अलग अलग जो पार्ट्स हैं जीएस का, जहां से प्रश्न आएंगे उसमें प्रत्येक पार्ट्स में बिहार को जोड़ा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसका सबसे सुंदर उदाहरण है कि राज्य को, बिहार के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भारत के संदर्भ में जोड़ा गया है, जो सीधे आपको लाभ देगा, जो इसका हिस्सा है। जैसे बिहार में जनसंख्या का 10 अंकीय वृद्धि दर, तो इस तरह से जो प्रश्न आएंगे कि बिहार का जनसंख्या अगर 10 अंकीय वृद्धि दर 25.4 है तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहां है। तो इस तरह के डाटा यहां दे दिया गया है कि अगर 25.4 अगर बिहार का है तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मेघालय का है 27.9%। तो एक साथ बिहार के संग संग आपको हिंदुस्तान का जहां का महत्वपूर्ण डाटा है तुलनात्मक तरीके से इसको चर्चा कर दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से जब बात करेंगे कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345, फिर देखेंगे कि पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। तो इस प्रकार से छोटे छोटे चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हमेशा प्रश्न आते हैं जहां से कि सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, किशनगंज, सबसे कम बारिश कहां होती है, अरवल। तो 38 जिलों में जिसकी जो महत्वपूर्ण महती भागीदारी है उसका भी एक डाटा है। सबसे गर्म जिला कौन है, गया। सबसे ठंडा जिला कौन है, गया। दोनों में गया है, तो गया की महत्वपूर्ण हो गई। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कितना परसेंटेज इसका क्षेत्रफल है, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि 10.32%। वन स्थिति रिपोर्ट जो आया है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वन स्थिति रिपोर्ट जो आया है 2021, तो सबसे लेटेस्ट 2021 में जो आया है वन स्थिति रिपोर्ट, उसके तहत देखा जाए कि इसका वनावरण क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है, तो ये भी डाटा 7.84%, जो कि महत्वपूर्ण होगा। ये सब डाटा सीधे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रहे कि पीटी में बीपीएससी विशेष आपको पूरी तरह से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। और ये छोटे छोटे चीजों को जरूर देखिए, ये पॉइंट और फैक्ट्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके तहत आप देख सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, तो गंडक सबसे पहले सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, लेकिन पूछ दिया कि सबसे पहला कौन है, तो सोन प्रोजेक्ट को जानते हैं आप। तो इसके संग संग ये भी देखना जरूरी है कि कैसे, एक बार पूछा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त परियोजना कौन सा है,
तो प्रश्न यहां से बनते हैं, और मैंने जितने भी अलग अलग प्रश्न बने हैं सबको 56 से 59 में कहां से आया है, 48वीं से 52वीं में कहां से आया है। प्रमंडलों की संख्या अगर 9 है तो आपको डायरेक्ट ये भी पता हो कि प्रमंडल 9 है और प्रत्येक प्रमंडल के अलग अलग जिले कितने हैं। तो इसका फार्मूला इसके अंदर आगे जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे। जैसे अगर हम बात करें दरभंगा अपने आप में एक प्रमंडल है, तो दरभंगा में जिला कितना है, तो उसका फार्मूला एसडीएम है, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। उसी तरह से अगर पूछ दिया कि जो कोशी प्रमंडल है, ये याद करने का फैक्टर्स है ताकि आपको एकदम आसान चीजें लगे, जो भी फैक्ट्स होंगे उसे आसानी से पढ़ें। एसएमएस जिसमें सहरसा है, मधेपुरा है, सुपौल है, कोशी प्रमंडल में आ जाता है। तो इस तरह से सारण प्रमंडल में छपरा, सिवान, गोपालगंज आ जाता है। तो 9 प्रमंडल में 38 जिला को कैसे समाहित किया जाता है। अंतिम जिला जो है वो अरवल है अभी तक बिहार में। तो ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है और ये 4-5 पेज तो निश्चित रूप से देख कर जाइए। बिहार अप टू डेट ये 4था संस्करण है, अपडेट है, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो आगामी अभी आपको जो पीटी देना है 12 फरवरी को, उसको देखते हुए। प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 534। तो ये जो डाटा है 534, अनुमंडल कितने हैं, 1 से 1, देखने में छोटे हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। नगर निगम की संख्या आप देख सकते हैं कि नगर निगम की संख्या बढ़ी है 2022 में। बहुत जगह डाटा में 17 मिलेंगे, लेकिन यहां नगर निगम इस बिहार में अभी तक 19 है। तो नगर निगम की संख्या 19, ये महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। कभी ये पूछ सकता है कि नगर परिषद कितने हैं, ये भी पूछ सकता है कि नगर पंचायत कितने हैं। तो नगर निगम 19 है और नगर परिषद 89 है और 155 नगर पंचायत है। चुनाव हुए हैं इसलिए प्रश्न आएगा। अभी बिहार में नगर पंचायत, नगर परिषद, निगम का चुनाव हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मेयर का चुनाव हुआ है, तो ये प्रश्न बनेगा। तो 12 फरवरी के लिए आप तैयार रहें और ये ध्यान रखें कि नगर निगम अभी 19 है वर्तमान में, सहरसा जो जुड़ा है बाद में। उसी तरह से लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या तो 40 आप जानते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं कि नहीं, बिहार विधानसभा में कितने शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, ये डाटा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40 है, तो शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है, 6 आरक्षित क्षेत्र हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, जमुई और सासाराम। 6 क्षेत्र हो गए शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल जो आरक्षित क्षेत्र है। तो 40 में 6 क्षेत्र जो हो गए वो प्योर शेड्यूल कास्ट के लिए हो गए। उसी प्रकार से राज्यसभा में 16 सदस्य है, 16 हमारे मेंबर हैं राज्यसभा में। तो इन तमाम तरीके के जो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो, इन तमाम प्रश्नों को एक साथ जोड़कर जब पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से, क्योंकि देख ही रहे हैं कि लगातार बीपीएससी में बदलाव आ रहा है। पिछले बार का कट ऑफ देख लिया होगा आप लोगों ने, 67 का कट ऑफ कितना गया था। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन बिहार से प्रश्न हमेशा पिछले कुछ सालों से, वर्षों से लगातार ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये पूछने का जो कलेवर है, तरीका है, जो पैटर्न है, उसमें इसको समझने के लिए इन तमाम चीजों को समझना बेहद जरूरी है। उसी तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल की प्रकृति, विधानसभा में 243, शेड्यूल कास्ट 38। तो शेड्यूल कास्ट की जब बात करेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 38। तो यहां शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीटों की संख्या 38 है विधानसभा में। वहां लोकसभा की बात हो रही थी तो 6 थे, यहां 38 तो महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बार 40वें बीपीएससी पीटी में पूछ चुका है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विधानसभा में कितनी सीटों की संख्या आरक्षित है। तो 2 सीटें हैं, एक बार बीपीएससी पीटी पूछ चुका है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे 2 सीटें हैं, एक कटोरिया बांका में है और एक मनिहारी जो कटिहार में है। तो ये सब महत्वपूर्ण है। पहले प्रधानमंत्री, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे, तो ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री से आप चिंतित ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो बात नहीं है। ये बात हो रही है तब जब मोहम्मद यूनुस सबसे पहली बार बने थे, या बाद में श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री बने। 47 से पहले बिहार में जो प्रांतीय स्तर पे जो बने वो प्रधानमंत्री की भूमिका में होते थे, लेकिन बाद में वो जैसे आज़ादी मिली और राज्यों के प्रांतों के जो हेड होने लगे वो मुख्यमंत्री हो गए। तो पहले मोहम्मद यूनुस बने थे, फिर आगे कृष्ण सिंह बने और लंबे समय तक श्री कृष्ण सिंह रहे, लेकिन मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री रहे आज़ादी से पहले। श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे। ये सारे आसान चीजें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण आप एक डाटा के हिसाब से देख सकते हैं। ये सब आसान चीजें हैं, लेकिन बिहार के पहले शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त, ये पॉइंट ध्यान रहे। लोकसभा में प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा के अध्यक्ष बने, बिहार के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ जो लोकसभा के अध्यक्ष बलिराम भगत। तो ये
निर्दलीय मुख्यमंत्री बिहार में बनने वाले माया प्रसाद सिन्हा। फैक्ट्स एक बार में मैंने फटाफट, जो हमारा समय है, मैंने इसीलिए एक सेशन रखा प्रयोजन आईएएस मंच पे कि हम ये बता सकें कि जो किताबें हैं उसको कैसे फटाफट रिवीजन करना है, कैसे तेजी से पढ़ना है, जो आपको सीधे लाभ देगा। और अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें बिहार से सीमा जितने लगे हैं, जैसा अगर उत्तर प्रदेश से कितने हमारे जिला लगे हैं, 8 जिला लगे हैं, झारखंड से 8 जिला लगे हैं, पश्चिम बंगाल से 3 जिला लगे हैं, उसके बाद नेपाल से 7 जिला लगे हैं, जो ऊपर का पूरा शुरू होता है पश्चिमी चंपारण से आप चले जाइए सीतामढ़ी, मधुबनी, ये पूरा बेल्ट जो है, पूर्वी चंपारण, अररिया, ये पूरा रूट, पटना 9 जिलों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो गया। ये डाटा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि नए नए जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं राज्य में, बिहार में जो बने हैं, उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूषा है। इसी प्रकार से एक दक्षिण बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, एक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है। तो ये चीजें एकदम ध्यान रहे कि तुलनात्मक तरीके से आपको अध्ययन करना है। जनगणना हमने एक साथ भारत का और बिहार का तुलनात्मक एक चार्ट देखिए, पूरा का पूरा चार्ट है, और इसके तहत समझा दिया है कि जनगणना में कैसे तुलनात्मक रूप से हम देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण होता है। 12, 10, 56, 95, 73 और इधर 10, 40, 99, 452 दोनों से प्रश्न पूछ चुका है बीपीएससी। तो जब तक जनगणना 2011 के बाद 21 में जो आगे जनगणना का कार्यक्रम होगा, लेकिन अभी तक वही चलेगा जो 2011 का है। तो डेमोग्राफिक जो है उसको एकदम दिमाग में रखना है। घनत्व तो देख लीजिए, एक तरफ भारत की चर्चा कर दिया है, एक तरफ बिहार की चर्चा कर दिया है। शिशु लिंगानुपात अगर 919 है इंडिया का, तो 935 है बिहार का। उसी तरह से नगरीय आबादी का भी ध्यान रखना है। नगरीय आबादी पूरे हिंदुस्तान में 31.2%, 31.2%। लेकिन अगर कोई पूछे कि बिहार का कितना है, तो बिहार का याद रखना है कि 11.3% है। तो भारत में बिहार हिमाचल प्रदेश के बाद ऐसे राज्य आता है जहां का जनसंख्या में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक परसेंटेज में है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि तुलनात्मक तरीके से शेड्यूल कास्ट कितने परसेंट है बिहार में, भारत में कितने परसेंट है। अगर भारत और बिहार की बात करें तो भारत में शेड्यूल कास्ट पूरे पॉपुलेशन में अगर 16.6 हैं, ये 16.6 हैं, तो बिहार में 15.9 है, ठीक बराबरी। शेड्यूल कास्ट की आबादी जो भारत में है वही थोड़ा सा कम बिहार में है। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 8.6, 8.6 भारत में है, लेकिन बिहार में बात करें तो 1.3। तो बिहार में शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बेहद कम है। यही कारण है कि लोकसभा के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है। लेकिन विधानसभा की बात करेंगे तो 2 सीटें मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है जो स्पेशल बिहार के लिए, उनके लिए विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित सीटें हैं। कटोरिया और मनिहारी की चर्चा जो मैंने किया था। इस स्त्री साक्षरता दर क्या है, अभी ये 64 बीपीएससी ने पूछ दिया था। तो भारत में साक्षरता दर, बिहार में साक्षरता दर, दोनों से क्वेश्चन बीपीएससी ने बनाया है। इसीलिए एक तुलनात्मक अध्ययन दोनों का हो गया है। तो ये पूरा पीडीएफ की चर्चा मैं तेजी से करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में लाभ हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर देखा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, अभी 2011 के डाटा से ही चलेंगे, क्योंकि जब तक नया डाटा नहीं आता तब तक जनगणना की रिपोर्ट में हम 2011 को ही बेस बनाएंगे। और कैसे, अगर भारत की बात करें तो यहां हो जाता है 73% साक्षरता है, तो बिहार में जाएंगे तो 61.8% हो जाता है, 61.8% हो जाता है। तुलनात्मक तरीके से प्रश्न भी आए हैं डायरेक्ट। उसी तरह से पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, भारत में महिला साक्षरता 64.6 है। ये बीपीएससी 64 बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक बिहार में कितना है, 51.5 है। यह भी बीपीएससी 46वें में पूछ चुका है। तो तुलनात्मक अध्ययन हमने इसीलिए किताब में रखा है ताकि आपको सीधे इसका लाभ मिले। उसी प्रकार से जनगणना भी देख लीजिए, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने किया है कि ये कैसे आपको लाभ देगा। जनगणना भारत का, ये पूरे बिहार का डाटा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर पटना में है तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो शेखपुरा में। तो बिहार में पटना जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन सबसे कम कहाँ हो गया, शेखपुरा में हो गया।
डेंसिटी अगर देखा जाए तो शिवहर में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। हमेशा एक प्रश्न उठाता है डेमोग्राफी से, इसलिए इसको ठीक से तैयार करना है। सबसे कम डेंसिटी जनसंख्या घनत्व कहां है, तो कैमूर हो जाता है, भभुआ जिसको कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न यहां से सीधे बनते हैं। और ये 4-5 पेज इस प्रयोजन आईएएस की जो स्पेशल प्रयोजन पब्लिकेशन की जो बिहार अप टू डेट किताब है, ये 4था संस्करण है, नवीनतम संस्करण है। और इसका हिट होना, या एक तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से चौथे संस्करण में ये जो फार्मूला हम लोगों ने अपनाया था कि एक साथ कलेक्शन एक साथ आपको मिल जाए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, गोपालगंज में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, ये ध्यान रहे कि गोपालगंज न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुआ है। और गोपालगंज में एक घटा और जान लीजिए, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात में गोपालगंज आगे है। गोपालगंज है तब सिवान है तब छपरा है। तो सारण प्रमंडल के 3 जिला लिंगानुपात में टॉप पे हैं। इस बात का ध्यान रहे कि एक साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। समय कम है, 12 फरवरी को पीटी है। इस 12 फरवरी के दृष्टिकोण से बिहार से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कम से कम 25 से 35 के बीच में इसका एक रेशियो है, एक एवरेज है, उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए लिंगानुपात में भी नंबर 1 ले, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में भी। तो इस बात का ध्यान रहे। और अगर ये पूछ दे कि ये न्यूनतम तो इसका रहा, और सर्वाधिक लिंगानुपात में भी देखिए गोपालगंज है, दोनों मामले में एक साथ आगे है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इसमें करना है। लेकिन सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहां का रहा, तो मधेपुरा का रहा 31.1। ऐसे डाटा को आपको त्वरित रैपिड में देखना है, फटाफट रिवीजन करना है। और इस किताब में यही खासियत है कि सबका तुलनात्मक अध्ययन हमने समाहित किया है, और हमारा ये पूरा का पूरा नजरिया है। ये सब देख लेना है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात, अगर गोपालगंज में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है तो सबसे कम कहां है, तो मुंगेर में हो जाता है। मुंगेर में कितना है, 876 हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता कहां है, तो अगर टॉप में रोहतास है तो सबसे कम कहां होगा, तो पूर्णिया हो जाएगा। तो जब भी मैपिंग से पढ़िएगा तुलनात्मक रूप से, तो साथ में पढ़ना है, और ये सबसे क्वेश्चन सीधे बनते हैं। और यही इसीलिए इसकी चर्चा में महत्वपूर्ण तरीके से इस अवलोकन में, बिहार एक अवलोकन में अलग अलग तरीके से चीजों को जोड़ दिया गया है। उसमें से प्रश्न हमेशा बनाता है कि साक्षरता दर अगर 61.8 है तो 71 हो गया पुरुषों का, 51 हो गया महिलाओं का। याद करने का फॉर्मूला बता दिया, 61 टोटल बिहार का ओवरऑल, और उसमें अगर आप 10 जोड़ देंगे तो 71 पुरुषों का, 10 घटा देंगे तो 51 महिलाओं का। ये बीपीएससी सीडीपीओ 2018 के बीपीएससी में और 67 बीपीएससी पीटीए पूछ चुका है। तो याद रखना है कि जब महिलाओं की बात करेंगे तो टोटल 61.8% साक्षरता पूरे बिहार का है। 100 में 61.8 जो लोग हैं वो साक्षर हैं, वो भी 2011 के डाटा के अनुसार। उसी प्रकार से 71.2% पुरुष साक्षर है, और महिलाओं की बात करें तो 51.5% है। तो 10 बढ़ा दीजिए पुरुषों में और 10 घटा दीजिए महिलाओं में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जानना, या पढ़ने के साथ तुलनात्मक तरीके से चीजों को समझना। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, वही पॉइंट मैं बता रहा हूं ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर पाए। अब देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता हो, पुरुष साक्षरता हो या ओवरऑल साक्षरता हो, सारे मामले में रोहतास टॉप पे है। ये बात ध्यान रहे, रोहतास बिहार का वो जिला जहां पुरुषों की साक्षरता हो, महिलाओं की साक्षरता हो, दोनों में टॉप है। दोनों में टॉप है वो। लेकिन न्यूनतम में देखा जाए तो यह ध्यान रखना है कि अंतर हो जाता है, और यह भी क्वेश्चन यहां से बनाया है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास टॉप, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास टॉप, लेकिन सर्वाधिक महिला निरक्षरता, जिसे कह सकते हैं कि सर्वाधिक अगर न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे कम पढ़ी लिखी महिला सहरसा की, ध्यान रहे। और पुरुष कहां सबसे कम पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम पूर्णिया में पुरुष कम पढ़े लिखे हैं। तो न्यूनतम में अंतर है, पुरुषों में पूर्णिया सबसे कम, महिलाओं में सबसे कम सहरसा, लेकिन दोनों में टॉप रोहतास और ओवरऑल टॉप रोहतास। इससे एक प्रश्न आया है, तो पढ़ने में एकदम वैज्ञानिक तरीके अपनाइए आप लोग, ताकि आप सीधे आप सबको लाभ मिले। ये देखिए सीडीपीओ में क्वेश्चन 2022 में
अभी आया है कि ग्रामीण साक्षरता दर क्या है। क्या बात है, इस बात का ध्यान रखें। अब ग्रामीण साक्षरता दर क्या है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन बनाएगा तो आपको एकदम टू द पॉइंट, बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर 43.9% है। ये CDPO 2022 लेटेस्ट पेपर को भी हमने समाहित किया है ताकि आपको एक नजर इन चीजों में ध्यान रहे। लिंगानुपात की चर्चा पहले ही हो चुकी है, एक बार पूछ चुका था कि अगर बिहार से तुलनात्मक अध्ययन करें 2001 और 2011 के बीच में, कभी कभी पूछ देता है, तो दोनों का एक चर्चा हमने इसमें शामिल कर लिया है। शेड्यूल कास्ट जो मैंने पहले बताया विधानसभा में, उसी तरह से डेमोग्राफी की बात करें, जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें, आबादी के दृष्टिकोण से बात करें, तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट गया में है। शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज टॉप में कौन है, गया हो जाता है। तो शेड्यूल कास्ट में गया टॉप है। न्यूनतम शेड्यूल कास्ट जो है वो किशनगंज में है। याद रखना है, ये डाटा एकदम क्लियर रहे एकदम, कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट गया में और सबसे कम किशनगंज में। उसी तरह सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ हैं, तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय क्या हो गया, तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया, और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय क्या हो गया, मोतिहारी। दोनों में अंतर ध्यान रखना है। तो ये बेतिया, तो सबसे ज्यादा शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं बिहार में परसेंटेज में, पश्चिम चंपारण टॉप पे है। उसी तरह से एसटी में सबसे कम शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो खगड़िया में है। तो इस तरह से जो डाटा है आपके सामने क्लियर होते जाएंगे। और एक बात महत्वपूर्ण तरीके से देखना है कि तीनों जिला में, खासतौर से जो नीचे जाएंगे शेड्यूल ट्राइब्स में, तो खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, ये तीनों ऐसा जिला हैं जिनका तीनों का एक साथ एक बराबर स्कोर है, मात्र 0.04। ये बात ध्यान रहे, ये तीनों का होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है, जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। इस तरह से किताबों के ये अवलोकन में एक नज़र आप इसका ध्यान रखिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना में, इससे भी क्वेश्चन खूब पूछता है। कौन क्या है, इसका भी एक डाटा दे दिया गया है। जैसे भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी, तो भगवान लाल साहनी जेडीयू के नेता रहे हैं, मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं, तो वो महत्वपूर्ण हो गया। अभी एकदम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार के महाधिवक्ता कौन है, तो अभी आप ललित किशोर को नहीं मारना है, क्योंकि बिहार के महाधिवक्ता अभी जनवरी के महीने में, दिसंबर 2023 में अब पीके शाही को बनाया गया है महाधिवक्ता। पहले भी थे, एक बार महाराजगंज, बिहार के महाराजगंज लोकसभा के चुनाव भी लड़े थे, और पीके शाही वर्तमान में फिर से महाधिवक्ता बने हैं बिहार के। तो जो नए डाटा हैं, संजय करोल हो गए, फागू चौहान हो गए, अभी देखा मैंने बीपीएससी 67 में तो पूछ चुका है, मिलाने के लिए पूछ दिया था कि बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार के, इस तरह के जो प्रश्न आएंगे वो भी डाटा हमने समाहित किया है। इसको देख लेना जरूरी है ताकि आपको सीधे लाभ मिले। ये वर्तमान मंत्रिमंडल ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मंत्रिमंडल में अगर बदलाव आ रहे हैं, किसी को बनाया गया, किसी को हटाया गया, तो ये आप एक बार एक नज़र से भी इसमें दे दिया गया है ताकि सीधे इसका लाभ मिले। लेकिन हाँ, बिहार में शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि चर्चा में है, तो शिक्षा मंत्री जान लीजिए कि भारत में चंद्रशेखर अगर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो नाम पता हो। आपको ये पता हो कि वित्त मंत्री कौन है, तो चौधरी साहब जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो महत्वपूर्ण है। बिहार के विधानसभा विपक्ष के नेता कौन है, सिन्हा जी, तो ये सब नाम आपको पता हो कि विजय सिन्हा हैं, चौधरी हैं, विजय कुमार चौधरी हो गए वित्त मंत्री, ये नाम पता हो। ये भी ध्यान रहे कि विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन है, ये सब एक बार देखना है। डाटा आपको इसमें समाहित कर दिया गया है ताकि आपको लाभ मिले। बिहार का इतिहास, अब ये मैप इसमें सीधे थोड़ा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन अगर इस मैप को देखा जाए तो पूरा का पूरा एक डाटा बता दिया गया है कि कैसे प्राचीन बिहार का इतिहास क्या रहा है। और आपको पता होगा कि प्राचीन बिहार का इतिहास ही आज पूरे भारत का इतिहास था। इस बात का ध्यान रहे कि जो इतिहास बिहार का रहा प्राचीन, वही भारत का इतिहास था। क्योंकि अगर आप वज्जी संघ के बारे में पढ़ेंगे, जहां पहली बार लोकतंत्र की बात की गई, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, या हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, पूरा जो प्रभाव है इतिहास में वो पूरा फोकस हो जाता है। बिहार का प्राचीन इतिहास ही भारत का इतिहास माना जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण है इतिहास। और आप जानते भी हैं कि बीपीएससी पीटी में इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन एक खूबी, जब बिहार का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें ये भारत का बीपीएससी में जब क्वेश्चन आएगा इतिहास का, तो भारत के संग संग बिहार समाहित होगा, क्योंकि पूरा एनिशियंट जो है वो बिहार है। मेडिवल जो पढ़िएगा उसमें बिहार का आएगा। खिलजी, जो बख्तियार खिलजी की जो चर्चा है, नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा है। और जब मॉडर्न पढ़िएगा तो उसमें बिहार को जोड़ा जाता है कि कैसे भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में, आंदोलन में, चाहे किसान आंदोलन हो, छात्र आंदोलन हो,
हर मामले में कैसे बिहार की भूमिका भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसीलिए कहा मैंने कि इतिहास जो है वो आज के वर्तमान परिदृश्य का, भारत का इतिहास दोनों एक साथ समाहित है। तो ये बहुत ही एक चार्ट वाइज इसकी चर्चा मैंने कर दिया है कि प्राचीन बिहार में, इसमें थोड़ा मैप में आपको नहीं दिख रहा होगा, पीडीएफ में जब किताब देखिएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरा का पूरा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और इसका डाटा एक साथ मैप में, और कौन से क्षेत्र में इनका प्रभाव रहा। अगर बज्जी महासंघ की बात करें, बज्जी संघ की बात करें जो महाजनपद का हिस्सा था, तो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र कैसे उससे महत्वपूर्ण उसको देखा जा सकता है। फिर अगर बात करें कि कैसे अंग जो महाजनपद था, 16 महाजनपदों में कितने ऐसे महाजनपद थे जो बिहार से थे, तो अभी मैंने नाम लिया। एक तो हो गया ऊपर महाजनपद बज्जी संघ हो गया, एक तरफ आपने देखा अंग महाजनपद हो गया, और अंग महाजनपद का क्षेत्र देखें तो मुंगेर, भागलपुर और बांका का पूरा जो बेल्ट है, तो इस तरह से अंग का क्षेत्र हो। मगध की बात करें, मगध महाजनपद में, तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी 16 महाजनपद प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण 16 महाजनपद थे, उसमें महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो मगध था। और मगध जो वर्तमान में जो पूरा का पूरा आज पटना का पूरा बेल्ट है, या हम कह सकते हैं कि जो पटना से लेकर नालंदा और जितना राजगृह या जो जहानाबाद, ये पूरा बेल्ट जो है ये मगध क्षेत्र का हिस्सा था, महाजनपद का हिस्सा था। इस मैप में चर्चा हो गई है। तो पढ़ने में हमारा नजरिया वैज्ञानिक हो, और पीटी को लेकर, बिहार को लेकर स्पेशल मैंने हम लोगों का प्रयोजन मंच की तरफ से एक प्रयास रहा कि कैसे फटाफट आप एक क्विक रिवीजन कर पाए। इसमें बिहार के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल की चर्चा कर दिया गया है, उत्तर वैदिक काल की चर्चा है, महाजनपद जितने हैं उसकी चर्चा हो चुकी है कि महाजनपद की मैंने बता दिया। यहां बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रत्येक वंश में क्वेश्चंस कहां से पूछता है इसकी भी चर्चा हमने कर दिया है। जैसे बृहद्रथ वंश, संस्थापक बृहद्रथ, हर्यक वंश, इस हर्यक वंश से क्वेश्चन आते रहता है। जैसे हमेशा अजात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगति इसी के समय 483 ईसा पूर्व में हुआ, तो अजात शत्रु यहां से आ गए। उसी प्रकार से उदयन, नागदशक, ये क्वेश्चन यहां से बनाता है। शिशुनाग वंश जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है कि शिशुनाग वंश जो है वो शिशुनाग वंश में इसकी शुरुआत कैसे शिशुनाग और राजधानी वैशाली को बनाता है। तो पीटी में प्रश्न जहां से बनते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में होता है, वो शिशुनाग वंश का शासक था। इस प्रकार से अंतिम शासक नंदीवर्धन, नंद वंश की चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन यहां से नंद में महापद नंद, और कैसे फिर आगे चल के धनानंद, उसका कैसे विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य, और ये चंद्रगुप्त मौर्य, और देखिए ध्यान रखना है कि इस चंद्र मौर्य वंश से क्वेश्चन खूब आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब आए, इनके महत्वपूर्ण, इनके समय मेगास्थनीज की क्या भूमिका थी, सेल्यूकस निकेटर इनके दरबार में कैसे राजदूत बन के आया था, कैसे मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, पीटी के वो क्वेश्चन है जो अगर एक रिवीजन मारेंगे तो आपके ज्यादा सही होंगे, अर्थात स्कोर बढ़ाएंगे। 67 का स्कोर आप जानते ही होंगे, 113 कटअप गया था, तो 113 तक अगर स्कोर कटअप जा रहा है तो कैसे आज की स्थिति में पीटी के लिए आपको क्या प्रयास करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण इस बार कटअप कम रहेगा, लेकिन जिस तरह की भीड़ है और जिस तरह का माहौल है उसमें आप अपने को चुस्त दुरुस्त बना के रखें ताकि पीटी में आपको दिक्कत ना आए। तो 7 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में बांटा था। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये 63 बीपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रहे। और फिर कैसे अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है, इनके समय में कौन कौन आए थे दरबार में, तो इसमें एंटियोकस का नाम आता है, डाइमेकस की चर्चा होती है। ये तमाम चीजों को हमने हेडलाइन एक मोटे आप मार्कर के देख सकते हैं। अशोक हमेशा बीपीएससी से क्वेश्चन आया है, हमेशा। जैसे 65 बीपीएससी 2019 में हुआ, उसमें पूछ दिया कि उनका नाम जो है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, ये तमाम नाम है अशोक के, जानना चाहिए। इनके 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। इनकी महत्वपूर्ण जेम्स प्रिंसेप ने कैसे पहली बार सफलता पाई थी, इनको इनके शिलालेख को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनके समय कौन सी लिपि का प्रयोग होता था। इनके अगर देखा जाए शिलालेखों में तो कैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक, अरमाइक का प्रयोग होता था। इनके 3 स्तंभ जो हैं, रामपुरवा में, लौरिया राज में, लौरिया नंदनगढ़ में, ये तीनों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो एकदम इसके लिए आप तैयार रहें, यही हमारा प्रयास रहेगा
कि आप लोग इसे देखें और समझें। देखिए ये पूरा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इनका पूरा एक चर्चा मैंने कर दिया, क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिया था कितने अधिकरण हैं। तो बीपीएससी में खूब प्रश्न पूछता है कि जैसे इनकी जो सबसे चर्चित किताब है उसका क्या नाम है? ये चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। चाणक्य को आप कौटिल्य कहें, विष्णुगुप्त कहें, तीनों नाम एक है। अर्थशास्त्र सबसे रचना उनकी चर्चित किताब है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण है। कितने प्रकरण हैं? 180 प्रकरण है। जितने भी अगर बीपीएससी पीटी दे रहे हैं हिंदुस्तान में, कहीं भी रहते हैं वो, अगर इस क्विक रिवीजन को देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फैक्ट्स बेहतर हो जाएंगे। अब देखिए इसी में बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे, ये वहां भी रहे, 4000 श्लोक थे अर्थशास्त्र में। तो इन्होंने प्राचीनतम किताबों की रचना में विष्णुगुप्त वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा नंद वंश का समापन करा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर दिया। तो भारत के इतिहास में कौटिल्य की जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण है। और मैंने पहले ही बोला कि जो बिहार का प्राचीन इतिहास है वही भारत का इतिहास रहा है। उसी तरह से शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग जैसा शासक रहा, यहाँ देवभूति यहाँ शासक रहा, अंतिम शासक पूछा गया है। पतंजलि इसी समय महाभाष्य की रचना किए थे। पतंजलि योगा की चर्चा हुई थी। कर्ण वंश इसी में आया था, वासुदेव इसके संस्थापक थे। इन्होंने देवभूति की हत्या किया था। जो शुंग का अंतिम शासक था उसकी हत्या करके बने थे वासुदेव, इसलिए वासुदेव कर्ण वंश लेकर आए थे। और फिर जो अंतिम शासक आया सुशर्मा, उसकी हत्या कर दिया था सिमुक, और यही सिमुक ने सातवाहन वंश की। देखिए पूरा इतिहास और प्राचीन इतिहास, बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास कितना नजदीक है, यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए। ये एक तरीके से ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको भी पढ़ के जाइए। बिहार में जैन और बौद्ध का कैसे उद्भव हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, और कैसे आज हिंदुस्तान में इस बिहार की धरती से ही निकला हुआ है वो महत्वपूर्ण धर्म, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, यहां तक कि सिख धर्म की जो प्रधानता रही, उसमें भी गुरु गोविंद सिंह की जो भूमिका थी। ये सब महत्वपूर्ण धर्म है जिनका आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में उसका एक प्रभाव देखा जा सकता है। अब देखिए इसका तुलनात्मक अध्ययन है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैन के ऋषभ देव पहले संस्थापक थे, इधर खुद गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया। इन दोनों की भागीदारी में इनका जन्म, मृत्यु, ये जहां से भी आया, ये पॉइंट जो है, पत्नी, संतान, गृह त्याग, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चंस बनेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो बीपीएससी में खूब प्रश्न पूछता है। भाषा का, जैसे अगर पूछ दिया जाए कि बौद्ध किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो उनकी भाषा पाली कैसे थी, जैन की भाषा प्रकृत कैसे थी, चार संगति जो हुए, चार संगति से बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछा है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। ऐसे मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन इतना रोचक तरीके से मैंने और हमारे मित्र राजीव दुबे जी ने जो मिलकर लिखा, सर ने लिखा, उसमें इतिहास से बल दिया गया, क्योंकि दुबे सर का खुद विषय ही इतिहास रहा। तो मिलकर जो हम लोगों ने किताब लिखी उसमें इतिहास को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। चार बौद्ध संगति में राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र की चर्चा हुई। उसमें से ये संजोग है कि चार बौद्ध संगति हुए, 3 तो बिहार में ही हुए, तीनों महत्वपूर्ण है। राजगीर 483 में, और एक वैशाली में 383, 483, पाटलिपुत्र में 251, और अंतिम जो हुआ वो कहाँ हुआ, कुंडलवन। तो चौथा बौद्ध संगति तो वो कुंडलवन, कश्मीर। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस एक साथ समाहित कर दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। बिहार के गुप्त साम्राज्य में भी श्रीगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 56 से 59 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके संग संग चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने महरौली का लौह स्तंभ, परम भागवत की उपाधि इनको दी गई थी। तो परम भागवत की उपाधि दी गई है, जरूर महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। गुप्त वंश को ही कहा गया है स्वर्ण युग। बीपीएससी पीटी में नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने स्थापित किया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बने हैं, गिरनार झील, सुदर्शन झील, जिसको स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था, तो ये 53 से 55 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछ चुका है। पालकालीन इतिहास खूब पूछा है क्वेश्चन। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, उदंतपुरी तो बिहार शरीफ में है। तो भी हिस्ट्री को एकदम बहुत ही अलग तरीके से आप देख सकते हैं, अभी बहुत काम वाला चीज़ है। महिपाल, रामपाल, इसी तरह से मध्यकालीन हिस्ट्री भी हमने अलग से चर्चा
तुर्क का शासन कैसे आता है, बख्तियार खिलजी कैसे आक्रमण करता है। ये 60वीं से 62वीं बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का वो तुर्क का शासक कौन था जो बिहार में, ये बख्तियार खिलजी। तो ये जो बिहार में तुर्क शासन की स्थापना 1197 में हुई, ये डाटा एक साथ आपको मैप से दिया गया है। इसमें मैप सीधा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं। इस तरह से कर्नाट वंश, ये कर्नाट वंश से क्वेश्चन उठाया है। 60वीं 62वीं बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि कर्नाट वंश के संस्थापक का नाम क्या है, नान्यदेव। सीधे क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरह से ये किताब जो है, इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा को हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद तुर्क शासन जो आया, इससे भी 60वीं 62वीं में बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन रहा, इसकी बख्तियार खिलजी की चर्चा है। बिहार में नुहानी वंश, हुसैन शाह सरकी की भूमिका क्या रही, ये भी देख सकते हैं हम। उसके अलावा अफगान शासन रहा, शेर शाह की जो महत्वपूर्ण भागीदारी रही, और बिहार को लेकर पट्टा और कबूलियत की बात कैसे करता है, जब्ती प्रणाली की परिणाम कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार में मुगल साम्राज्य का क्या प्रभाव रहा। अकबर ने मुगल साम्राज्य के 12 सूबों को जो विभाजित किया था, उसमें से 12 में से एक बिहार रहा। तो इस तरीके से इतिहास के इस हिस्सा में हमने महत्वपूर्ण हिस्सा को जोड़ा। या फिर चौसा, याद होगा 1539 में एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, वो कहाँ है, तो बिहार में है। तो इतिहास में हमने प्राचीन, मेडिवल और फिर मॉडर्न, और मॉडर्न में चलेंगे। ये इस हिस्सा अलग अलग तरीके से, जैसे बंगाल में नवाब और बिहार फर्रुखियर की बात हुई थी, कैसे शासन में कैसे कैसे सिराजुद्दौला आया बंगाल में, फिर बिहार में कैसे प्रभाव बढ़ा, बिहार में सिख धर्म जो 10वें गुरु गोविंद सिंह की चर्चा मैंने अभी किया है, फिर बिहार में विदेशी यात्रियों का जो आगमन हुआ उनकी भी चर्चा हुई है। इसके संग संग जो विदेशी यात्री, चाहे मेगास्थनीज आया हो, चाहे डायनेसियस आए हो, फाहियान आए हो, ये बौद्ध धर्म को लेकर उन्होंने जो ग्रंथ की खोज की, ह्वेनसांग आए थे, इन तमाम लोगों की एक बार पूछा क्वेश्चन कि इनकी यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं, सी यू की। तो पीटी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाना है। इत्सिंग आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, और विक्रमशिला महाविहार की चर्चा इन्होंने की थी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे उदंतपुर विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ताकि अलग अलग विश्वविद्यालय उस समय कैसे महत्वपूर्ण थे। फिर उसके बाद शासकों के इस दौर के बाद जो मुगल काल से लेकर और जो मेडिवल में जुड़ रहे हैं, फिर उसके बाद आधुनिक काल आता है। ये मैप पीडीएफ इस पे है, तो देखने में दिक्कत आएगी, इसको भी अलग से मैपिंग कर दिया गया है कि उस समय आधुनिक समय में बिहार में कौन सा जिला अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे पश्चिम चंपारण के बगैर तो भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास और गांधी जी का पूरा प्रारंभ जो है वो चंपारण, पश्चिम चंपारण से शुरू होता है। इसलिए पश्चिम चंपारण की भूमिका, पटना उस समय कैसे सेंटर में हुआ करता था, कैसे ये वो दो इलाहाबाद की संधि 1765 में जो हुआ था, उसमें उस समय का जो शासक था वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी कैसे उसको प्रदान हुआ मिला, इन तमाम चीज़ों को इसमें मैप में समझाया गया है। आधुनिक बिहार के इतिहास क्वेश्चन इस बार 65 बीपीएससी पीटी में पूछ चुका था कि प्रथम बिहार का सर्वप्रथम कौन आए, पुर्तगाली आए, पुर्तगीज आए। तो पुर्तगीजों की बात होगी और पूछा जाएगा कि डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। तो जितने भी आधुनिक तरीके से जो विदेशी आते हैं भारत में, उसमें पुर्तगीज आते हैं। और पहला डच फैक्ट्री 1632 में खुला था। 1632 अर्थात ये वो दौर शुरू हो गया जब पहला खुला था। लेकिन ये आधुनिक काल में इन लोगों का प्रभाव बढ़ा, पीटर मुंडी, जॉब चार्नॉक, फिर आगे चल के भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव जैसे भारत के गवर्नर जनरल। आगे बढ़ते बढ़ते इसमें बिहार प्रांत का गठन हुआ। बिहार प्रांत के गठन की पहली मांग किसने किया था, ये पूछा है 65 बीपीएससी पीटी में। तो पहली मांग करने वालों में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण का नाम आता है। सच्चिदानंद सिन्हा याद रहे, वही सच्चिदानंद सिन्हा जो भारत के संविधान सभा के पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आगे चल के राजेंद्र बाबू जो अध्यक्ष बने, वो अस्थायी अध्यक्ष बने, वो दोनों बिहार से ही थे। प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, प्रारंभ में कुछ समय के लिए सच्चिदानंद सिन्हा, यही सच्चिदानंद सिन्हा थे जिन्होंने पहली बार इस बात की चर्चा की कि बिहार प्रांत बने। 65 बीपीएससी पीटी में पूछ चुका है 1857 की क्रांति बिहार के बगैर अधूरा है। बाबू वीर कुंवर सिंह को कैसे भूलेंगे। और बाबू वीर कुंवर सिंह से तो हमेशा प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। जब भी बात करेगा घूम फिर के बीपीएससी एक बार वीर कुंवर सिंह की बात जरूर करेगा। ये अलग मामला है कि एक बार क्वेश्चन 64 में आरा और पटना को लेकर विवाद खड़ा कर दिया और उसमें उसने पटना ही मान लिया था एक प्रश्न का उत्तर, तो विवाद भी हुआ है। लेकिन वीर कुंवर सिंह से हमेशा प्रश्न आया है। 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ था
रोहिणी उस समय जो बिहार, तत्कालिक बिहार जिसमें झारखंड भी था, रोहिणी देवघर का जो हिस्सा था, तो वहां से प्रारंभ हुआ और कैसे पीर अली की भूमिका बढ़ी, कैसे 3 जुलाई 1857 में एक पटना में, पटना सिटी में एक दुकानदार ने विद्रोह की, उस क्रांति की ज्वाला को भड़काया, पीर अली के नेतृत्व में विरोध हुआ और पीर अली को, उनके साथ 17 लोगों को कैसे फांसी पे लटका दिया गया। तो इस तरीके से इस जो बिहार का इतिहास है या क्रांतिकारी आंदोलन, इसका प्रभाव रहा, अमर सिंह का नेतृत्व रहा, अखबारों में नाट्य मंडलियों की भूमिका रही, तो बिहार में होम रूल आंदोलन जो रहा, ये सारे महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाते हैं। तो आज जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर देखा जाए आधुनिक तौर पे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे किताब में इतिहास का हिस्सा जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो ये ध्यान रहे कि इस हिस्सा को हमने देखा। CDPO 2018 में प्रश्न पूछ चुका है कि दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण, उसके बारे में मधुसूदन दत्त ने पहली बार अनुवाद जो बंगला में किया, मधुसूदन दत्त ने किया था। तो इस तरह के प्रश्न सीधे बन रहे हैं, समय का अभाव है, नहीं तो इसको और आगे हम पढ़ सकते थे। कॉमिक सेवक, जो कॉमिक सेवक दल है वो कल 27 नवंबर 1921 को बना था। तो इस तरीके से स्वराज पार्टी और बिहार से प्रश्न पूछते रहता है। कितने ऐसे बिहार के क्षेत्र हैं जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं, जैसे गया की बात आ गई, पटना में 1912 की बात आ गई। तो इन जो जहां से प्रश्न बन सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। पटना जब साइमन कमीशन आए थे 12 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर 1928 में पटना पहुंचे और उनका साइमन कमीशन का विरोध हुआ था उस क्षेत्र में। उसी प्रकार से किसान आंदोलन से प्रश्न हमेशा आता है, और किसान आंदोलन की शुरुआत अगर माना जाए तो 2 लोगों को महत्वपूर्ण मानेंगे। एक नाम था शाह मोहम्मद जुबेर और दूसरे श्री कृष्ण सिंह। इन दोनों ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई सोनपुर मेला में। ये सबसे प्रश्न हमेशा पूछता है। तो बीपीएससी पीटी को लेकर ये जो मॉडर्न का हिसाब है, ये कि बिहार में किसान आंदोलन को लेकर जो है, इनसे प्रश्न यहाँ हमेशा आता है। बिहार में समाजवाद, 1931 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, आगे चल के 1934 में ये अध्यक्ष नरेंद्र देव बनते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसको लेकर भी काम होता है इस पे। फिर उसके बाद इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार, 1940 में पवनार, आगे चल के उसमें भाग लेने वालों में विनोबा भावे का नाम आता है। तो इन तरीके से इनको भी हम देख सकते हैं। फिर बात करेंगे कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में के अलावा यह भी देखा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ये प्रश्न पूछा है, तो ब्रह्मदत्त। तो 3 सत्याग्रही, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां से बनता है। ये एक बार क्वेश्चन बीपीएससी में 65, 67 बीपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी का लेटेस्ट बीपीएससी में सत्याग्रह के बारे में, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे से लेके, इससे क्वेश्चन सीधे बनाता है। ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब शुरू हुआ, तो कैसे ग्वालियर टैंक को लेकर मुंबई में उस पर काम होता है, इसमें कौन कौन 7 जो शहीद हुए कहां से थे, ये भी ध्यान रखना है। उसी तरह से महाराजगंज थाना जो सिवान जिला में आता है, महाराजगंज अनुमंडल, और वहां उस थाने में कैसे झंडा फहराना है फूलेंद्र प्रसाद, तो फूलेंद्र प्रसाद सिंह शहीद हो गए। जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या रही, उच्च शिक्षा को लेकर कैसे उनका काम रहा। 67 बीपीएससी में पूछा आजाद दस्ता के बारे में क्वेश्चन। तो 68 में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रहे कि जब भी बीपीएससी पीटी में हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, उसमें ज्यादा प्रश्न जो बनाता है वो बनाता है मॉडर्न से, और मॉडर्न से खूब प्रश्न आते हैं। आज़ादी में, भारत की आज़ादी में बिहार के महिलाओं का क्या योगदान था, तो उसमें सरला देवी, सावित्री देवी, जिन्होंने पटना में 1921 में महत्वपूर्ण रूप से विरोध किया था। जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे पटना में, तो उस समय विरोध करने में सरला देवी और सावित्री देवी की भूमिका थी। श्रीमती शाह मोहम्मद जुबेर, जो शाह मोहम्मद जुबेर की पत्नी थी, बहुरुआ रामस्वरूप, या भगवती देवी जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो ऐसी स्थिति में जो आज के इस दौर में जितने भी बदलाव रहे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इस सबसे क्वेश्चन खूब पूछा है। और फिर आगे चल के 1946 में सज्जनानंद सिन्हा, मैंने पहले ही चर्चा किया, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र बाबू चुने गए। और फिर आगे चल के बिहार
आज़ादी के समय श्री कृष्ण सिंह पहले बने और फिर मुख्यमंत्री के तौर पे श्री कृष्ण सिंह, और पहले राज्यपाल बने जयराम दास दौलत राम। इस तरह से कुछ ऐतिहासिक संकलन में हमने डाटा दे दिया है। इससे भी क्वेश्चन खूब पूछेगा। मेडिवल से लेकर, एनिशियंट से लेकर मेडिवल, और मेडिवल से लेकर हमने मॉडर्न तक का डाटा यहाँ टोटल एक साथ चैप्टर बांट दिया है। एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा, इसका सीधे फायदा आपको मिलेगा। और ये हम देख सकते हैं कि कैसे भारतीय सोशलिस्ट पार्टी भयंकर भूकंप 1934 में कैसे आता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा की स्थापना 40 में होती है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है? 1939 में, 39 में, और बिहार में 40 में। तो इस प्रकार से हमने अपने इस किताब का आज पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का हिस्सा है उसकी चर्चा हमने की है। इसके बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स भी हैं। आगे मैंने बोला कि अलग अलग चैप्टर में बातें हुई हैं, तो हिस्ट्री इसका महत्वपूर्ण खंड था। तो अगले क्लास जल्दी ही 12 फरवरी के पहले आपको हो सकता है जल्दी ही हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन तमाम प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। इसके लिए आप तैयार रहें। निश्चित रूप से सीरीज वार इसकी चर्चा होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। इतिहास क्योंकि बहुत लंबी किताबें हैं, इस किताब में, लंबी किताब में अलग अलग चैप्टर हैं, तो आज बस इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद।